यही रात अंतिम, यही रात भारी, किसकी है तैयारी, क्या होने जा रहा है अशोक सर? आपको क्या लगता है महाराष्ट्र झारखंड को लेकर आपका वोटिंग से काउंटिंग से ठीक पहले क्या अनुमान है? देखिए, मुझे तो लगता है प्रज्ञा जी कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को एज है। महाविकास आघाड़ी सत्ता के लिए जो आंकड़े हैं वो जुगाड़ कर लेगी। लेकिन मैं बहुत कॉशियस हूँ। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि महाविकास आघाड़ी जो चुनाव लड़ी थी, उनके पास नंबर ज्यादा हो सकते हैं, सत्ता में आने का पर्याप्त उनके पास आंकड़ा है, हो जाएगा। लेकिन क्या वो सरकार बनाएंगे, सवाल ये है। क्योंकि उसमें एक पेच ये फंसेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में 25 तारीख को विधानसभा भंग हो रही, मतलब विधानसभा का टेन्योर खत्म हो गया। 25 तारीख के पहले आपको नई विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। 23 तारीख के रात तक नतीजे आएंगे। 24 और 25 दो दिन मिलते हैं। इन दो दिनों में यदि सबसे बड़ी पार्टी इंडिविजुअल, यदि बीजेपी आ गई और बीजेपी ने स्टेक क्लेम किया, ये कर दिया कि हम सत्ता बनाने जा रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, राज्यपाल उनका है, राज्यपाल उनको बुला लेगा, 1 महीने का टाइम देगा आपको बहुमत जुटाने के लिए। तो जो भी बहुमत का जुगाड़ होगा उसके लिए फिर महाविकास आघाड़ी को अपने लोग इकट्ठा करने होंगे। मुझे एक आशंका ये भी है, जिस हिसाब से नैतिकता और विचारधारा दोनों ये शब्दकोश से महाराष्ट्र में बाहर हो गए हैं, वैसे जो महाविकास आघाड़ी और जो महायुति यानी जो इंडिया गठबंधन और जो एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ा, क्या सत्ता में वही बना रहेगा या सत्ता में नया एनडीए होगा या नया इंडिया होगा, ये भी देखना है। कांग्रेस और बीजेपी एक नहीं हो सकती, और इतना तो पक्का है, ये दोनों मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन इनके साथ जो बीजेपी के साथ जो दो लोग हैं या कांग्रेस के साथ जो दो लोग हैं, वो क्या वही बने रहेंगे या फिर इधर से उधर चले जाएंगे कि महाराष्ट्र में अब चुनाव नहीं हो सकते, स्थिति खराब है, इसलिए सरकार फिर से चुनाव में नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया। ऐसा कई कारण हो सकते हैं। हमारे यहाँ पहले ऐसा बहुत बार हुआ है। इसलिए मैं फिंगर्स क्रॉस में अभी इतना कह सकता हूं, महाविकास आघाड़ी को एज है। महाविकास आघाड़ी सत्ता का पर्याप्त आंकड़ा 146 चाहिए, 150 तक, 152 55 तक आ जाएंगे। उसके बाद वो सरकार बनाने के लिए न्योता मिलता नहीं मिलता, या इसके पहले मामला लंबा खींच के राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा प्लानिंग के तहत हुआ है। चुनाव आयोग चुनाव हरियाणा के साथ ही की कर सकते थे, जो कई साल हरियाणा और महाराष्ट्र साथ में चुनाव हो रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा नहीं, गणपति है। तो फिर ये चुनाव में तो दिवाली आ गई थी, गणपति से बड़ा फेस्टिवल दिवाली है। उन्हें किसी भी प्रकार से हरियाणा इंडिविजुअल करना था और महाराष्ट्र इंडिविजुअल करना था। महाराष्ट्र में पैसा ही देना बात नहीं थी कि आप पैसा ही देना चाहते हैं, महिलाओं को जो लाडली बहना का पैसा, उन्हें ये भी करना था। आप पूरा देख लीजिए, शेड्यूल इतना है कि विधानसभा का टेन्योर खत्म होने में और नतीजे आने में सिर्फ 2 दिन का टाइम, क्योंकि उधर भी 3 पार्टियां लड़ रही है, इधर भी 3 पार्टियां लड़ रही है। मुख्यमंत्री पद के लिए यकीनन चिक-चिक तो होगी, टाइम लगेगा। वो टाइम देने के लिए तैयार, मतलब पूरा प्लानिंग के साथ होगा। राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे, फिर राष्ट्रपति शासन में वो तय होगा कि वाकई सरकार को कब न्योता देना है। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। और ये तो जो अजित पवार की लिस्ट लेके जो 80 घंटे की सरकार बनाई, उसमें आनंद फानंद में राष्ट्रपति शासन विड्रॉ हो गया। नहीं तो यानी इंडिया गठबंधन लगातार राज्यपाल के पास जा रही थी पत्र लेके, लेकिन राज्यपाल कह रहे थे कि मेरे पास पर्याप्त टाइम है, अभी सोचने का टाइम है, बुला लूंगा आपको, टाइम दीजिए। और फिर रात को उन्होंने रातों रात प्रधानमंत्री ने स्पेशल पावर यूज किए और सब कुछ करके विधानसभा, मतलब राष्ट्रपति शासन हटाया देर रात को, लेट नाइट, और अर्ली मॉर्निंग सब शपथ विधि हो गया। ये बात अलग है कि वो सरकार मात्र 80 घंटे की टिकी। तो कहने का मतलब है, जो पुराने जो इंसिडेंसेस हुए हैं, उससे लेके महाराष्ट्र में मैं बिल्कुल फिंगर क्रॉस हूँ। महाराष्ट्र में आपको लगता है कि बहुत इजीली सरकार बनने देंगे? बिल्कुल नहीं बनने देंगे। महाराष्ट्र में कई हाई स्टेक्स है। महाराष्ट्र में सरकार यदि नहीं बनती बीजेपी की, तो बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कौन होगा, इस पे संघ ज्यादा प्रेशराइज करेगा। हो सकता है इन गुजरातियों के खिलाफ वाला अध्यक्ष आ जाएगा, इसलिए उनको महाराष्ट्र चुनाव जीतना बहुत अनिवार्य है। दूसरी बात, अडानी सेठ का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मुंबई में है। मतलब यदि मुंबई हाथ से चली जाती तो अडानी सेठ बैंकक्रप्ट हो जाएंगे।
ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुंबई में बहुत ज्यादा एक्सपोजर लेके रखा है। रियल इस्टेट है, धारावी है, इलेक्ट्रिसिटी है, बाकी कोल है, और पावर प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारा है अडानी जी का इंटरेस्ट महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में अडानी को बचाने के लिए भी सरकार को लाना बहुत जरूरी है। उसके बाद नई सरकार आएगी तो पुराने सरकार के कुकर्म निकालेगी, तो इसमें से कई लोग लंबे हो जाएंगे, कई अधिकारी बनेंगे, तो कई लोगों का इंटरेस्ट लगा हुआ है महाराष्ट्र में सत्ता में आने का। ये इसलिए नहीं कि एकमात्र राज्य है कि चलो महाराष्ट्र राज्य सत्ता में आ जाए तो काम हो जाएगा। सवाल सत्ता में आने का नहीं है, सवाल बहुत सारे इंटरेस्ट एक दूसरे के देखने का है। तो इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में सरकार बनना, पिछली बार भी 5 साल पहले की बात करें तो महाराष्ट्र की सरकार बनने में 1-1.5 महीना लग गया था, जब तक शपथ विधि नहीं होता। क्योंकि पहले अच्छा, उद्धव और बीजेपी साथ में लड़े, और फिर अलग अलग हो गए, और फिर नया समीकरण बना, फिर यहाँ से अजीत आ गए, बहुत सारे समीकरण बदलते रहे, बिगड़ते रहे, और फिर महाराष्ट्र की सरकार बनी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एकदम इजी केक बिल्कुल होगा कि बस रिजल्ट आते से ही तुरंत होगा। हाँ, रिजल्ट यदि ऐसे कुछ अबनॉर्मल है, मैं इसको अबनॉर्मल कहता हूँ, कि महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को 180 सीटें मिलती है, और क्लियर कट उसमें पता पड़ता है कि भाई अब मुख्यमंत्री इसी को बनाना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री उस पार्टी का बनता है, तो फिर वो उस उन केस में फिर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता। लेकिन मुझे 180 वाला सीन ना बीजेपी के लिए लगता है, ना कांग्रेस के लिए लगता है। कुल मिला के ये कांटे की टक्कर है, तो ये जो उसको फोटो फिनिश में नतीजे आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और एक चीज और है सर, जो दर्शक जानना चाह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो आए हैं, थोक के भाव एग्जिट पोल आए हैं, और कोई एग्जिट पोल आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई जमीन दिखा रहा है, कोई देखिए, आसमान दिखा रहा है, कोई तो बीच में अटका हुआ है। उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल में हमने देखा 9 सीटें हैं, और एग्जिट पोल वाले सीट ऐसे दे रहे मैं हैं तो कि मैं तो 4 से भरत 6 जी सीट के आपको एक ऑफर दे रहा हूं। अशोक वानखेड़े और भरत यादव मिलके अगले चुनाव का एग्जिट पोल हम करेंगे, आभा पोल, अशोक भारत पोल। और उसमें सपोज जब महाराष्ट्र की बात करें, 288 सीटें हैं, तो हम ये कहें कि महाविकास आघाड़ी जो है वो 110 से 180 ले सकती है, और महायुति जो है एनडीए गठबंधन, वो 100 से 160 ले सकती है। दोनों सरकार बना सकते हैं। रेंज इतना बड़ा रखो कि जो भी नतीजे आए वो मेरे होंगे। तो एग्जिट पोल तो ये एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। जैसा एक हास्य व्यंग होता है ना, वैसे एग्जिट पोल हो गए हैं। अच्छा, एग्जिट पोल खत्म होने के बाद कोई एग्जिट पोल वाला आके नहीं कहता कि भैया मैं क्यों गलत हुआ, फिर गायब हो जाते हैं, फिर अगले चुनाव के लिए एग्जिट पोल आ जाता है। तो एग्जिट पोल तो एंटरटेनमेंट के लिए रखनी चाहिए। और अब चुनाव के नतीजे सिर्फ मतदान से नहीं होते। चुनाव के नतीजे सी फॉर्म पहले साइन होता है, बाद में साइन होता है, इस पे होता है। ये चुनाव के नतीजे मशीनों पे डिपेंड करते हैं कि मशीनें कैसी बदली जाती है, कैसी बदली जाती है। आज एक महाराष्ट्र से रिपोर्ट आई, मैं कंफर्म नहीं कर पाया, कि किसी राजनीतिक दल के गाड़ी में 2-4 ईवीएम मशीन मिली है। हंगामा हो रहा है महाराष्ट्र में। तो उससे होती है क्या, मशीनें बदल जाती हैं। क्योंकि 10-12 का तो हरियाणा में खेल पता पड़ गया, 79 सीट्स पे तो लोकसभा के टाइम पे मशीनों का खेल हुआ है। तो मशीनें, कुछ जगह टेबुलेशन में मामला होता है कि यहाँ मशीनों से जो आंकड़े आते हैं और जो टेबल पे एक्सेल सीट पे चढ़ते हैं, उसमें गड़बड़ करते हैं लोग। जो 8-10 इंडिपेंडेंट होते हैं, उसके वोट धीरे से जिसको जितवाना है उसमें जोड़ देते हैं, तो टेबुलेशन भी देखना पड़ता है। तो कोरबा में ऐसा हुआ था। हमारे एक मित्र है, वो बता रहे थे, वो रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे हैं। उनने कहा कि इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, हम कोरबा में लीड ले रहे थे, एकाएक पता पड़ा कि हम डिप खा गए, यानी पीछे हट गए। तो हमने जाके वहां पे हंगामा किया, और बाद में पता पड़ा कि जो इंडिपेंडेंट लड़ रहा था, हमने कहा कि भाई इंडिपेंडेंट के जो वोट है, यदि उसको 2000 मिले हैं, तो 2000 के 2100 होंगे, 2200 होंगे, 2300 होंगे, 2000 के 1000 तो नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या किया, टेबुलेशन में वो 2000 में से जो इंडिपेंडेंट था, उसमें से 1000 उठा के इधर जोड़ दिए, जिसको जिताना था। तो आप देखते हो कि मेरा तो आंकड़ा ठीक चल रहा है, और एकाएकी मेरा विरोधी 1000 वोट ज्यादा पा गया। तो पुनः जब पूरा चेक किया तो उसने कहा कि ये इंडिपेंडेंट का वोट कम कैसा हुआ।
जितने गिने उससे बढ़ना चाहिए, कम कैसा हो सकता है? उन्होंने कहा कि वो स्लिप ऑफ वो हो गया, थोड़ा-सा गलती हो गई, वो इधर-उधर करते हैं। तो ये भी देखना पड़ता है। तो चुनाव और कई बार तो सर्टिफ़िकेट लेने में भी चिदम्बरम जी का केस बड़ा फ़ेमस है वो। उसमें कहते हैं कि भैया वो चुनाव हार गए थे और इसके बाद भी वो सर्टिफ़िकेट लेके आए, तब बड़ा हंगामा हो गया था। सच अब तो चिदम्बरम ही जाने सच क्या है। लेकिन कई जगह प्रशासन पे इतना एक एक वरिष्ठ अधिकारी मुझे बता रहे थे कि मुख्यमंत्री थे एक छत्तीसगढ़ के, वो अधिकारी को उन्होंने कहा कि यार ऐसा करो, सर्टिफ़िकेट तुम मुझे पहले ही साइन करके दो, मतगणना के पहले। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है प्रभु? नौकरी चली जाएगी मेरी। तो ये भी कांड होते हैं। तो आजकल चुनाव सिर्फ मैनिफेस्टो के या उम्मीदवार उतारने के या प्रचार करने के नहीं रहे। आज चुनाव मैनेजमेंट हो गया है। मैनेजमेंट वोटर लिस्ट में से वोट गायब करना। एक मैनेजमेंट आपने देखा कि विरोधियों के जो मतदाता है उनको वहाँ पहुँचने मत देना, खदेड़ देना, रिवॉल्वर के नोक पे कि गोली मार उत्तर दूँगा बाहर प्रदेश निकले तो। उत्तर बिल्कुल प्रदेश में ये नया मॉडल देखने को मिला। फिर मशीनें रात को बदलती है। पहले ये था कि स्ट्रॉन्ग रूम में मशीनें रखी जाती थी, सर तो उसी उत्तर स्ट्रॉन्ग प्रदेश रूम में के ये गोली बाहर बंदूक वाला चुनाव, ये लोगों को खदेड़ देने वाला चुनाव, प्रशासन ने जिस तरीके से सब कुछ तबाह करने की कोशिश कर दी, प्रशासन ने जिस नहीं, तरीके से पूरे नहीं, चुनाव को लोकतंत्र प्रभावित उत्तर करने की प्रदेश कोशिश कर के दी। सर अखिलेश उपचुनाव यादव में ने अशोक सर मैं उत टोक रही हूँ आपको, अखिलेश यादव ने खुलकर ये बात कही है कि भाजपा वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। तो इस पर आपकी हाँ, प्रतिक्रिया क्या है? क्या ऐसा चुनाव, पंचायत चुनाव में तो सबने देखा, लेकिन ये नहीं, 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 उपचुनाव में इस नहीं। तरह की हरकतें होंगी किसी सवाल ने ये सोचा है था? कि यदि तो वो अपोजिशन क्या सिर्फ चार्जेस और विरोध करके ही रहेगा? यदि वो आपके मतदाता है और उनको मतदान होने नहीं दे रहा है, तो आपकी पार्टी क्या कर रही थी? ट्वीट कर रही थी, विरोध प्रकट कर रही थी। रास्ते पे उतरना होगा। आपने मतदाताओं का देखिए, मतदाता तो अपना सामान्य इंसान होता है। वो पुलिस का एक लठ खाने के बाद 3 दिन तक तो बेड पे रहता है बेचारा। और वो अपना मतदान करने के लिए जा रहा है और उसमें भी लठ खा रहा है, गाली गलौज हो रहे हैं। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता यदि रास्ते पे उतर आए, मैंने कहा ना, संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई सेंट्रल में। वहां पे जब गड़बड़ी हो रही थी, तो कांग्रेस के लोग घुस गए उसके अंदर, हंगामा किया, बवाल हो गया बहुत बड़ा। तो आपके मतदाता या आप कहते हो को कई मतदाता, किसी भी मतदाता को, भाई एक पत्रकार ने तो काम किया ना, वो 100 वोटों को लेके गया ना कैमरे के साथ। तो क्या ये काम आप नहीं कर सकते? ये देखिए, अब लड़ाई रास्ते की है प्रज्ञा जी। लड़ाई अब ट्विटर की नहीं रही है। लड़ाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निषेध व्यक्त करने की नहीं है, लेकिन छापेगा कौन? बिल्कुल ठीक बात। दिखाएगा कौन? सोशल मीडिया भी आपको तुरंत उसमें भी आपका गला दबा देता है। आज के डेट में यदि इनको ये लगता है कि भाई को लोग कहेंगे कल समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे अशोक वानखेड़े को क्या है कमरे में बैठ के ज्ञान देने में। लेकिन पत्रकार कैसी प्रताड़ना झेलते हैं सरकार को सवाल पूछने पे, इसका बेहतरीन उदाहरण तो प्रज्ञा जी आप है। आप किसी यात्रा पे गई और आपको इमिग्रेशन ऑफिसर इसलिए 1-1.5 घंटे तक आपका बिल्कुल ऐसा इंट्रोगेशन किया जैसा आप मुजरिम हो इस देश के, मतलब जैसा आपका लुकआउट नोटिस इशू हो गया है कि आप किसी भाग रही है देश से। सही बात। मतलब आपकी जैसी एक महिला को यदि इतनी टॉर्चर किया जाता है, तो किसी पुरुष को तो ये हाथ उठा के मारेंगे। और उसको लगेगा कि क्या विदेश, मतलब क्या देखा क्या? क्या आप मुजरिम दिख रही थी? क्या आपके खिलाफ लुकआउट नोटिस था? क्या आपके ऊपर बैंक का कर्जा था? क्या आपके ऊपर 2-4 पुलिस केस थे? आपका सारा क्लियर होने के बाद, क्योंकि प्रज्ञा मिश्रा नाम है, क्योंकि सरकार को सवाल पूछती है, तो सच इमिग्रेशन बोलने का में इनाम मिलता है सर। 2-2 घंटे तक टॉर्चर किया जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि टॉर्चर करने पे प्रज्ञा ने काम छोड़ दिया। सवाल ये है कि यदि इनको लगता होगा कि हम बोलते तो टॉर्चर हम भी होते, तकलीफ हमको भी उठानी होती है। लेकिन वो टॉर्चर जितना हमारे लेवल पे होता है वो हम सहन करके भी तो सवाल पूछते हैं।
समाजवादियों को तो बिल्कुल बाहर ठीक उतरना बात। चाहिए था, हम्म लेकिन अब ये सब फॉर्च्यूनर के आदी हो गए हैं, हम्म। कोई उतरने को अच्छा तैयार नहीं सर। रास्ते पे। हम्म। जिस तरह से अब मैंने पंचायत मैंने चुनाव मैंने मैंने दोहराया गया शिवपाल जी का सर। स्टेटमेंट हाँ। सुना कि उन अधिकारियों को हम सत्ता पे आने के बाद नहीं छोड़ेंगे। क्या होता है, तब तक वो रिटायर्ड हो जाएंगे और वो बोलेंगे चलो 5 साल आप भी रह लो, हम लूप लाइन में हैं। और बहुत सारे यादव लूप लाइन में है अभी, क्योंकि वो आईएएस आईपीएस अधिकारी का नाम यादव है, लूप लाइन में है। तो जहां ऐसी अराजकता हो, वहां तो अपने लोगों के लिए अपनी एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी है। यदि मैं बैरोमीटर मानूं, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट से आपके पास। आप लेकिन यदि अब उत्तर पूरी प्रदेश तैयारी पर में है। वस्त्र हरण रात होते भर देख से रहे हैं लोकतंत्र का, चौकीदारी तो करने के लिए वो सब कार्यकर्ता उतर गए हैं। हाँ, ये शक है, क्योंकि सपा तो ये शुरू से कह रही थी कि सर्टिफिकेट अधिकारियों को बोल दिया गया है कि जीतेगी भाजपा ही, सर्टिफिकेट भाजपा को ही देना मैंने है। तो आपको बोला ही, अभी तो बोल ही रहा था भरत जी से जब मेरी बात हो रही थी। मैंने बोला जी। चुनाव कई स्टेज पे लड़ना चाहिए, तो सर्टिफिकेट पे भी है। आप लड़ते रहे ना, आप कोर्ट ही जाएंगे ना भाई। आप कलेक्टर के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, डीएम के खिलाफ। मैं जीतने के बाद भी इसने सर्टिफिकेट दे दिया, 5 साल इसके तक पहले तेजस्वी केस भी तो लड़ता ये बात रहेगा। कह चुके हैं सर बिहार में। क्या हुआ? हाँ, कहने अच्छा से अशोक काम सर, नहीं होगा। चलिए महाराष्ट्र पर आ जाते हैं। अगर महाराष्ट्र में महायुति हार जाती है तो उसके आगे आप क्या देख रहे हैं? महायुति हार जाती है तो फिर एकनाथ शिंदे और अजित पवार के राजकीय भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगता है, बहुत बड़ा। उसमें से बहुत सारे लोग अजित पवार के वापस चले जाएंगे, बहुत सारे लोग एकनाथ शिंदे के वापस चले जाएंगे। दोनों के सिंबल भी तकलीफ में आ सकते हैं। ये तो ये रिपलकेशन हो गया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में फिर जो सब कुछ देवेंद्र फडणवीस है, उसकी जगह कोई नया नेतृत्व सामने लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फडणवीस ने जितना भारतीय जनता पार्टी के 12 बजा दिए, शायद किसी नेता ने नहीं किए। और यदि महायुति सत्ता में भी आती है तो यह जुगाड़ तंत्र से आती है, पैसे से, मशीनों का खेल, और ये जो सारी चीजें हैं वो सब देख ही रहे हैं हम। विनोद तावड़े का तो एक उदाहरण है ही है। हाँ, है वो, और बिल्कुल ऐसे है। कई होंगे। ऐसे कई है, जो पकड़ा गया तो तावड़े, नहीं पकड़ा गया तो छूट गया। ये तो है। तो कुल लेकिन बहुत मिलाकर, बड़ी बात है सर। हाँ, उसके बाद महासचिव जो कैसा राष्ट्रीय स्तर बातचीत पे, के निकले हैं, कोई छोटा मोटा राष्ट्रीय नेता, स्तर पे जो, छुटभैया नेता होता, कार्यकर्ता होता, समझ में आता। लेकिन डर तो है सर, महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त फंसा के रखा है। नहीं, महाराष्ट्र ने बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी ने टाइट करके रखा है, हिलने नहीं दे रहे। मतलब यहाँ तक की प्लानिंग हो गई है कि जैसे ही चुनाव नतीजे आते हैं, चुनाव जीतने वाले हर उम्मीदवार को कब्जे में लिया जाएगा, महाविकास आघाड़ी के। और विदर्भ और उस एरिया के लोगों को तेलंगाना भेजेंगे और बाकी लोगों को कर्नाटका में पार्क करेंगे, क्योंकि पता नहीं 1 महीना 2 महीने कब तक सरकार बनेगी, तब तक इनको कब्जे में रखना पड़ेगा। क्योंकि जो गिद्ध है 24 चारों तरफ नजर लगा के बैठे हैं, नजर हटी दरघुटना घुटी, ये मामला है। राइट। सर अडानी साहब पर एफबीआई ने वारंट जारी कर दिया है। लोग अब ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, अडानी साहब सब खरीद सकते हैं, एक अमेरिका का टिकट नहीं खरीद पा रहे। नहीं, अब तो ऐसा है कि जो, भाई देखिए, वो अमेरिका कोई भारत नहीं है। पहला 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 इशू ये है। अमेरिका अपने निवेशकों के, अपने नागरिकों के सुरक्षा का सबसे पहला प्रायोरिटी है उनकी। उनके लिए उद्योगपति की भी प्रायोरिटी रहा नहीं, उनके लिए आम आदमी प्रायोरिटी रहा है। ये फर्क है भारत और अमेरिका में। हमारे निवेशक शेयर मार्केट में जो शेयर में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उद्योगों में, वो कल मर भी जाए तो प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए घोटाले पे घोटाले होने के बाद भी सेबी चुप रहती है, और जब सेबी के चीफ को बुलाया जाता है तो ये भाजपाई सांसद प्रेशर डालते हैं कि सेबी के चीफ को क्यों बुलाया गया। अरे भाई, वो कौन है? अरे पाक साफ है तो पाक साफ हो जाए, आने तो दीजिए, क्योंकि कुकर्म के सारे कांड भांड फूट जाएंगे, इसलिए वो आने तक नहीं देना चाहते।
ये बात ऑब्वियस है, हम भी जानते हैं हम्म कि हम्म सोलार पावर महंगा है। जी सोलार पावर खरीदता है राज्य ज्यादा पैसा देके, तो कौन सा राज्य जब सस्ती बिजली मिल रही तो महंगी बिजली खरीदेगा? हमारे यहाँ भारत हम्म सरकार की एक नोडल एजेंसी, वो क्या करती है, सोलार पावर वालों से पावर लेती है और जो खरीदता है उनको देती है। हम्म लेकिन इन्होंने अमेरिका में जाके बड़े बड़े सपने दिखाए हम्म कि भारत की इतनी पॉपुलेशन है, इतनी एनर्जी की नीड है, और सोलार एनर्जी के पैनल्स हम बनाएंगे, सोलार एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और इतना बड़ा हम्म ग्राहक है और इतना प्रॉफिट है। हम्म तो उन्होंने पैसे दिए। हम्म अब जब ये यहाँ आए तो पता पड़ा कि पावर लेने के लिए कोई तैयार नहीं, इतना महंगा। हम्म तो फिर इन्होंने राज्य सरकारों को, जो आरोप है कि राज्य सरकारों को फिर रिश्वत देना शुरू कर दी। आपको हम इतना, आप हमारे पास से एग्रीमेंट कर दीजिए। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने एग्रीमेंट कर लिया महंगा पावर खरीदने का। एक एग्रीमेंट छत्तीसगढ़ का भी है। अच्छा हाँ, मैंने मेरे 2-4 मित्र है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उनको भी पूछा है। छत्तीसगढ़ यार में भी अंदर की खबर लाते हैं आप। नहीं, देखिए प्रज्ञा जी, छत्तीसगढ़ में तो पर्याप्त बिजली है। हम्म छत्तीसगढ़ दूसरे को बिजली देने की स्थिति में है। ऐसे होते हुए भी छत्तीसगढ़ ने यदि सोलार बिजली खरीदी है ऊंचे दाम पे, तो इसका मतलब मोटी रकम उन्होंने भी ली है। हम्म यदि आपको बिजली मिल रही है 5 रुपए यूनिट पे, तो आप 12 रुपए यूनिट पे क्यों लेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अडानी साहब का तो सर चल ही रहा है, लोग कह रहे हैं टिकट नहीं खरीद नहीं पा नहीं, रहे, अभी लेकिन उनके बेचारे झारखंड को, भी सर मुझे बहुत बुरा लगता है, उनके झारखंड बहुत बुरे दिन आ गए अभी। उनके झारखंड पर बुरे भी दिन आ, सर लोगों की नजरें हैं। नहीं नहीं, बुरे दिन इतने आ गए उनको कि वो केनिया वालों ने सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए। एयरपोर्ट का हम्म प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, नजर लग इलेक्ट्रिसिटी का गई। पावर, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट था वो कैंसिल कर दिया। हम्म ये दोनों प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए। और बाकी हम्म जगह से क्या, श्रीलंका, बांग्लादेश से ऑलरेडी एक वार्निंग मिली है। और जो पत्रकार ये कहते थे कि अडानी के खिलाफ बोलना मतलब राष्ट्रद्रोह है, अब वो हम्म पत्रकार भी अडानी पे सवाल पूछ रहे हैं। हम्म शायद जो कुछ मिला था वहां से वो समाप्त हो गया होगा, या पैसा मिलना बंद हो गया होगा, तो फिर वो भी अभी सवाल पूछने लगे हैं। तो मैं बड़ा ताज्जुब लग रहा था, मतलब कल तक हमको देशद्रोही बोलने वाले खुद देशद्रोही हो रहे हैं। हम्म। तो अच्छा सर, झारखंड में क्या देख रहे हैं, क्योंकि झारखंड पर भी लोगों की नजरें टिकी झारखंड हुई हैं। में झारखंड में झारखंड अंडर सोना करंट, होगा सर, ब्लैक डायमंड का जेएमएम, राज्य है, बड़े जेएमएम, मैंने व्यापारियों मैंने की कहा नजर है सर सत्ता में झारखंड में। सोरेन की वापसी दिखाई देती है मुझे। जबरदस्त अच्छा। अंडर करंट था, जबरदस्त अंडर हम्म करंट था। हम्म वहां आप ये बात भी भाजपा कह रहे भी थे कि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत कुछ बताएगा सर, तो कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा झारखंड में? कांग्रेस का प्रदर्शन तो बुरा है ही वहां पे। अच्छा। लेकिन कांग्रेस का जो वीकनेस है, मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन और दोनों सोरेन पति पत्नी ने अथाह मेहनत, मतलब आप इमेजिन करिए, 100 रैलियां एड्रेस की हैं, 100 रैलियां, पति ने 100 और पत्नी ने 100, पार्ट दिया है। 81 की सीटें हैं मात्र, वहां 100 रैलियां, समझ जाइए आप क्या कारपेट बॉम्बिंग की। और उस सरकार के खिलाफ ऐसा कोई लोगों की नाराजगी नहीं थी, जिसको एंटी इनकम्बेंसी हम कहते हैं, वो कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि एक जी। बीजेपी की लहर है इसलिए जीत रहे हैं, ऐसा भी नहीं दिखा रहा। हम्म। बारलैंड बिल्कुल ठीक। स्टेटस को मेंटेन था। कांग्रेस थोड़ा कम कर देगी प्रदर्शन, तो अपना टैली बढ़ा लेगा, और कुल मिला के हम्म सत्ता में वापस आते हुए दिखाई देता है। जी मैम। तो सर आप चलते चलते चला चली की बेला में सर ईवीएम के खेल पर दो शब्द कहिए, फिर सर विदा ली जाए। ईवीएम की तो मुझे तो अभी एक वीडियो किसी ने बताया कि महाराष्ट्र में किसी राजनीतिक दल की गाड़ी में वीडियो मशीनें मिली है 4, हम्म और उसको हंगामा हम्म हो रहा है। अब मैं क्या बोलूं प्रज्ञा जी, ईवीएम मशीन, हम किसी को पूछने की स्थिति में नहीं है। हम पूछ भी लेंगे तो क्या कहेंगे? गाना सुनने को मिलेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का लोगों काम है का कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों का, बीत न जाए रहना। हम्म
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो रिजल्ट देखिए उल्टा चश्मा यूसी पर कौन जीत रहा है, महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, झारखंड में क्या होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कौन भारी पड़ रहा है, ये सब कुछ देखिए उल्टा चश्मा यूसी पर सुबह 7:30 बजे से लगातार सबसे पहले, सबसे जबरदस्त, सबसे तेज रिजल्ट सिर्फ आपके अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी पर देखना मत भूलिएगा। हम लोग दिन भर लगातार आपको बताते रहेंगे, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।